हम लोगों ने लास्ट डे फोर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तक स्टडी किया था। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जाना था कि इनर्शिया बॉडी का एक क्वालिटी या डिसक्वालिटी भी आप बोल सकते हैं, जिसके वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला मोशन में रहेगा। जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। हम लोगों ने बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। पॉइंट मास क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, न्यूटन के रूल्स का ड्रॉबैक्स क्या क्या है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था। आज हम लोग फर्स्ट लॉ के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ फर्स्ट लॉ के बाद बढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है मोमेंटम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोमेंटम रियली। बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, वो उसका हम लोग मास मान लेते हैं कार का 1000 kg, और ये केवल और केवल 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड केस में हम लोग एक बुलेट लेते हैं। इस बुलेट का मास है 20 ग्राम्स, और ये बुलेट तो खैर काफ़ी स्पीड से चलता है। इसका स्पीड हम लोग 400 मीटर पर सेकेंड इमेजिन कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मली बुलेट्स का स्पीड 300 मीटर्स पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन क्या न्यूटन के दिमाग में आया, आखिर इन दोनों मोशन में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। जैसे कोई एक कार है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड चल रहा है, वो किसी दीवार को जाकर टक्कर मारे। दूसरी सिचुएशन में एक बुलेट है, वो 400 मीटर पर सेकेंड के स्पीड चल रहा है, वो भी जाके एक दीवार से टकरा गया। आखिर इन दोनों में किसका फोर्स ज्यादा जोरदार होगा, कौन दीवार को ज्यादा डैमेज कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट का मोशन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोशन, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम। हम लोग इसको निकालने के लिए, जैसे आप सोच सकते हैं, नॉर्मली हम लोग को लगता है बुलेट ज्यादा डैमेज करेगा क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं निकाल करके, न्यूटन ने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का पावर आपको चेक करना है तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे एक ट्रक है, ट्रक अगर बहुत धीरे है, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भी है, तो रोकना उसको बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बॉल अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी आ रहा है तो आप उसको आसानी से कैच कर लेते हैं। तो यहाँ हमको समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसको रोकना उतना टफ है, वो उतना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो सबसे पहली बात हमको समझ में आई कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जितना उसका मास होगा, जितना वो हेवी होगा, उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। सेकेंड बात हमको समझ में आया, एक कार ही है जो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और दूसरा केस में हम लोग वाटर लेते हैं। नॉर्मली पानी भी अगर 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले तो ये पानी भी आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है इन कंपैरिजन टू कार। तो दूसरी बात हमको क्या समझ में आई कि जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसका मोशन भी उतना ही पावरफुल होगा। तो सेकेंड रूल हम लोगों ने बनाया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला, उसका मास जितना हेवी है उतना पावरफुल मोशन होगा, जितना उसका वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा वो मोशन पावरफुल होगा। और पावर ऑफ मोशन को चेक करने के लिए ही मोमेंटम क्वांटिटी बनाया गया है। मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे P लिखा। और एक रूल बन गया यहाँ से, P इज इक्वल्स टू mv, मतलब मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जब भी आपको ऑब्जेक्ट के मोशन का ताकत चेक करना है तो आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो स्ट्रेंथ आपको मालूम हो जाएगा। हम लोग जैसे ही अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 1 मास इंटू वेलोसिटी, ये आ रहा है 1000 kg मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बात ध्यान रहे, मास का यूनिट आपको हमेशा kg लेना है और स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो 20 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे kg में तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं और 400 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिकली आ रहा है 4 टू 8 kg मीटर पर सेकेंड। ये बहुत शॉकिंग डेटा है। कार का मोमेंटम 1000 है, जबकि बुलेट का ओनली 8। हम लोगों को शुरू में लग रहा था कि बुलेट का मोशन ही ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे अगर आप 100 बुलेट्स भी एक दीवार में मारते हैं तो भी उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा। एक बुलेट का 8 आया तो 100 बुलेट्स का ओनली 800, जबकि कार जो केवल 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड चल रहा है उसका मोमेंटम 1000 है। एक कार 1000 kg का 1 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। ये 20 ग्राम का 400 मीटर पर सेकेंड चलता हुआ बुलेट, अगर 100 बुलेट्स भी आप दीवारें मारते हैं
तो भी उसका डैमेज 800 ही होगा, लेकिन एक कार अकेला 1000 डैमेज कर सकता है। तो केवल स्पीड और वेलोसिटी के हिसाब से आप नहीं रह सकते, मास पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मोमेंटम दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। ऐसे मोमेंटम का डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इसलिए मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास के लिए हम लोग यूनिट लिखते हैं kg और वेलोसिटी के लिए लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी मोशन का स्ट्रेंथ हमको चेक करना हो तो हम लोग डायरेक्टली मोमेंटम निकाल लेंगे। क्लियर? हम लोग को पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहला टर्म है यहाँ रेट ऑफ। रेट ऑफ का मतलब होता है एक सेकेंड में कितना। जैसे नॉर्मली हम लोग चावल ही खरीदने जाते हैं तो हम ऐसा ही थोड़े उससे पूछते हैं कि 5 kg का आप कितना पैसा लेंगे, हम लोग सीधे पूछते हैं रेट क्या है। रेट का मतलब होता है 1 यूनिट का वैल्यू। यहाँ पे रेट का मतलब है एक सेकेंड में कितना। दूसरा टर्म यहाँ पे मोमेंटम है। मोमेंटम के बारे में जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद है लीनियर। लीनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट। हम अभी केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसके जस्ट बाद एक टर्म आया चेंज। उन्होंने कहा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमको केवल लीनियर मोमेंटम से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है चेंज कितना हुआ। एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया था टेल मी समथिंग दैट नेवर चेंजेस। उन्होंने कहा था चेंज। चेंज इज द ओनली थिंग इन दिस यूनिवर्स दैट नेवर चेंजेस। न्यूटन ने भी कहा कि आपका मोमेंटम ऑलरेडी कितना है इस पे फोर्स डिपेंड नहीं करता, फोर्स डिपेंड करता है मोमेंटम में चेंज कितना आया। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड लगाया रेट। रेट का मतलब हुआ एक सेकेंड में कितना। एक सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज होगा उसी को तो हम लोग फोर्स बोलते हैं। शुरू का जो आपका डेफिनेशन था फोर्स इज अ पुश और पुल, वो अब काम नहीं करेगा। एक सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको बताया गया फोर्स क्या होता है। जैसे फोर्स रेस्ट टू मोशन कर सकता है, मोशन टू रेस्ट हो सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। न्यूटन्स सेकेंड लॉ आपको बताता है फोर्स कितना होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उसमें कहा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा उसी को हम फोर्स बोलेंगे। इसमें है दिस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोग यस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था रेट का मीनिंग चेंज, लीनियर मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर फर्स्ट क्वांटिटी के बढ़ने से सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे आप एक पेन खरीदने गए तो आपको 10 रुपया पे करना पड़ेगा, अगर आप 10 पेन खरीदते हैं तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पेन्स होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हम जिस फोर्स को भी निकालने जा रहे हैं वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही होना चाहिए। आपको इंटरनल फोर्स देकर के कंफ्यूज किया जा सकता है। बैलेंस्ड फोर्स में भी आपको बताया गया था फोर्स ऑलवेज एक्सटर्नल ही होना चाहिए। दूसरी बात फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहला बात है मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम लोगों ने लिखा P। उसके बाद है लीनियर मतलब स्ट्रेट। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इस मार्कर का कॉस्ट मान लीजिए अभी 20 रुपया है, कल मार्केट में गया तो 30 रुपया हो गया। चेंज कितना आया 30 माइनस 20। तो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है फाइनल मोमेंटम, PF मतलब फाइनल मोमेंटम, PI मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल में से जब इनिशियल को घटाए तो हम लोग को चेंज मिल गया।
हम लोग लीनियर मोमेंटम के लिए पहले ही P लिख चुके हैं। उसके बाद रेट का मतलब 1 सेकेंड में कितना, तो t सेकेंड में अगर इतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज हुआ है तो 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज होगा, इसके लिए हम लोग इसमें t से डिवाइड कर देंगे। t सेकेंड में इतना चेंज आया तो 1 सेकेंड में कितना, pf माइनस पी आई अपॉन टी। ये जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दिए। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, चूंकि ये फाइनल है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ये पी आई है मतलब इनिशियल मोमेंटम, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ हम लोगों ने फाइनल के लिए भी लिखा है, इनिशियल के लिए यू लिखा है। इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड। दोनों में m कॉमन लेंगे तो ये डेटा आ गया v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। आपने मोशन में पढ़ा होगा v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। इसके एवज में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इस पूरे के बदले हम a लिख देते हैं, तो ये रिजल्ट आ गया ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कभी भी हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमको देना पड़ता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए आप मार्कर ही खरीदने गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट यू पे, जो पैसा आप पे करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेन्स, जितना पेन आप खरीदेंगे। ये तो नॉर्मल रूल है, जितना पेन्स आप खरीदेंगे उतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपया है तो एक पेन खरीदेंगे तो 5 रुपया, 2 पेन खरीदेंगे तो 10 रुपया, 3 खरीदेंगे तो 15 रुपया। लेकिन आखिर इसको एक एग्जैक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर ऑफ पेन। रूल तो यही होता है, जो पैसा आप पे करेंगे, जितना पेन आप खरीदेंगे इनटू जो एक पेन का कॉस्ट होगा, रेट। यहाँ पे रेट एक फिक्स वैल्यू है जो एक पेन का कॉस्ट है। नंबर ऑफ पेन आपकी मर्जी पे है, जितना चाहो खरीद लो। अमाउंट भी जितना पेन खरीदेंगे उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है ऑलवेज। उसी तरीके से फोर्स में इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया एम ए, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया के एम ए इज इक्वल्स टू एफ। उस समय तक फोर्स के बारे में किसी को पता नहीं था, बस डेफिनेशन के बारे में लोग जानते थे। तो न्यूटन ने कहा क्या कि कुछ तो कांस्टेंट का वैल्यू हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे इजी कैलकुलेशन में जो नंबर होता है वो 1 होता है। इसलिए उन्होंने कहा क्या, मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है। उन्होंने माना एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और फोर्स को भी 1 न्यूटन मान लिया। उन्होंने कहा क्या कि अगर कोई फोर्स 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है तो उस फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन बोलेंगे। जैसे लेंथ का ही हम लोग बोलते हैं 1 मीटर, तो ये 1 मीटर एक फिक्स किया हुआ है, इंटरनेशनली एक रूल फिक्स कर दिया गया कि हाँ इतने लेंथ को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। 1 kg का क्या मतलब है, कुछ अमाउंट को फिक्स कर दिया गया कि ये 1 kg है, 2 kg मतलब उसका दुगुना, 3 kg मतलब उसका 3 गुना। उसी तरीके से वैसा फोर्स जिसका मास 1 kg हो किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो फोर्स उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर दिया तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। तो बाद में हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। फोर्स के जगह पे 1 पुट किया, के का के है, मास के जगह पे 1, एक्सेलरेशन के जगह पे भी 1। यहाँ से हम लोग को के का वैल्यू 1 आ गया। जब हम लोग इस फॉर्मूला में के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या है, F इज इक्वल्स टू के एम ए। के का वैल्यू 1 है, यहाँ से आ गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ से फॉर्मूला आता है। फर्स्ट लॉ ने बताया फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ बताया फोर्स कितना होता है। फर्स्ट लॉ बताया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, चेंज क्या क्या होता है फोर्स की वजह से। फर्स्ट लॉ बताया चेंज क्या क्या होता है, सेकेंड लॉ बताया फोर्स कितना होता है। आप मास और एक्सेलरेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नेट फोर्स मिल जाता है। ध्यान रहे दिस फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे।